डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हमारी पहली डेफिनेशन क्लियर होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेट्स का जब हम डेफिनेशन क्लियर होता है तो हम लिखते हैं कि भाई सेट्स तो समझ में आ गया, तो हम लिखे कैसे सेट्स को। तो सेट्स को लिखने के दो तरीके बनाए हैं। तो पहला तरीका तो आपका है रोस्टर फॉर्म। पहला तरीका आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक रोस्टर फॉर्म होता है आपका लिखने का तरीका, दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको राइट करने के दो तरीके होते हैं, दोनों का प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो नाम से ही पता है, एक तो रोस्टर है, रोस्टर का आपको मतलब ही पता है, जैसा दिया होता है हमेशा वैसे ही चीज को अगर आप यूज कर लो तो रोस्टर कहला जाती है। और सेट बिल्डर मतलब वहां पे सेट को एक तरीके से डिफाइन करना पड़ता है आपको। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लिखने हैं स्टार्टिंग में कि मान लो आपको नंबर दे रखे हैं, नेचुरल नंबर दे रखे हैं मतलब, ठीक है, या आप ये समझ लीजिए वन से लेकर 10 तक के नंबर आपके पास है, ठीक है। आप पहले तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दूसरा आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। दोनों फॉर्म में मैं आपको अभी वन बाय वन के बताता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से उसको लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है हमारा, जैसे हमने 1 to 10 तक लिख रखा है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। सेट्स के लिए जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं वो हमारा होता है करली ब्रैकेट, इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। इस करली ब्रैकेट में जैसे हमें इस करली ब्रैकेट तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैसे के वैसे ही यूज कर लेंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं उसमें, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमेशा हमें करना होता है जिस फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, ठीक है, जिस फॉर्म में हमें जैसे भी नंबर गिवन है, जैसे एबीसीडी दी हो तो एबीसीडी हम डायरेक्ट लिख देंगे इसके अंदर। इसमें हमें जैसे डेटा हमें मिलता है हम वैसा ही डेटा लिख देते। भाई 3 भी लिख देते हैं, है गया होगा। थैंक यू खुशी, थैंक यू खुशी। आप 3 हमने लिखना भूल गए तो 3 भी लिखना है। तो जैसे हमें डेटा अवेलेबल होगा वैसे हम डेटा को लिख देंगे। दूसरा आता है हमारे पास सेट बिल्डर। अब इसी से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो इसमें यहाँ पे मुझे बिल्ड करना पड़ेगा। पहले बोलना पड़ेगा एक्स। अब वो एक्स कैसा है, इसका ये जो मैंने यहाँ पर साइन दिया है इसका मतलब होता है सच दैट, ये सच दैट का साइन होता है। तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x such that x is a natural number, x is a natural number and कहां से लाई कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, सेट को बिल्ड करा है। बिल्ड मतलब उसको बनाया है कि x एक नेचुरल नंबर है, मुझे पता है नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक के नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर है। तो सेम प्रेजेंटेशन को हमने दो तरीके से लिख दिया, एक तो रोस्टर फॉर्म लिख दिया और दूसरा हमने उसको सेट की तरीके से लिख दिया। तो जो पहली एक्सरसाइज है बेसिकली हमारी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है पूरी। पहली सबसे एक्सरसाइज हमारे पास है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है कि सेट होता क्या है। जैसे आपको बोल दिया भाई फेमस क्रिकेटर, ठीक है, तो फेमस क्रिकेटर के अगर आपको नाम देने हैं तो वो सेट्स नहीं बनता। क्यों नहीं बनता सेट्स, क्योंकि हर एक के हिसाब से उसके फेवरेट क्रिकेटर या जो भी क्रिकेटर होगा वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी लिस्ट की होगी ना, जो लिस्ट होगी उसके क्रिकेटर की वो हमेशा डिफरेंट होगी। तो वो एक वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है जो यूनिवर्सली ट्रू हो, ठीक है ना। जैसे आपका बोल दे भाई, आप फेवरेट ऑथर बोल दे आपका फेवरेट, या हमें चैप्टर बताना है उसका, क्लास में आपसे पूछ ले भाई आपको मैथ्स में कौन सा चैप्टर फेमस है या फेवरेट लगता है, तो हर किसी का क्या है अपना अपना इंडिविजुअल डाटा होगा। अब इंडिविजुअल डाटा होगा या इंडिविजुअल फेवरेट होगा तो वो क्या होगा, वेरी करेगा। तो वो वेल डिफाइन नहीं है। जो भी चीज आपकी वेल डिफाइन नहीं होगी वो आपका सेट्स नहीं बन सकता।
हालांकि वो उसमें ग्रुप है, कलेक्शन है वो चैप्टर्स का, सेट्स का, जो क्लास में जो मतलब आपके जो नॉवल होंगे या जो भी राइटर होंगे, वो कलेक्शन तो जरूर है, लेकिन क्या है वो वेल डिफाइन नहीं है। समझ में आया सबको वेल डिफाइन का डिफरेंस क्या होता है? वेल डिफाइन में ये होना चाहिए कि आपका वो यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका डिफरेंट हो, आपके फ्रेंड्स की जो लिस्ट हो वो डिफरेंट हो, तो उसको हम वेल डिफाइन नहीं बोलते। तो ऐसा तब होता है जब आपकी कुछ फेवरेट चीजों के बारे में आ जाता है, तो वहां पे जो होता है सेट्स हमारा बन नहीं पाता। ठीक है, तो ये तो होती है हमारी बेसिकली सेट्स की जो डेफिनेशन होती है कि कैसे हमें हमें इस एक्सरसाइज में क्या सीखना है पहले, कि क्या आपका सेट बनेगा, क्या आपका सेट्स नहीं बनेगा। और उसके लिखने के दो तरीके होते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है, जैसा डाटा हमें गिवन होता है हम वैसे ही डाटा को लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कैसे लिखता है, सेट को बिल्ड करके हमें लिखना होता है। अब तक तो हमने ये सीखा है। अब इसके ऊपर हम अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एनसीईआरटी दैट विल स्टार्ट। तो देखते हैं, अगर हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे हमसे पूछ ले, एक सेकेंड, all difficult questions इन दिस चैप्टर। जो हम चैप्टर कर रहे हैं सेट्स का ही कर रहे हैं, मान लो अगर मैं पूरी क्लास से ये पूछता हूँ कि भाई आप एक एक ग्रुप बनाइए जिसमें सभी आपको ये बताइए, उस लिस्ट में ये लिस्ट बताइए कि सब अपने हिसाब से बताएंगे उसको क्या क्या डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन। तो देखो इसमें खुद ही आप समझ लोगे कि आप मान लो मेरे को जो ठीक लगता है वो दूसरे को गलत लगेगा, दूसरे को आता होगा, दूसरे को जो आता होगा मुझे नहीं आता होगा। तो हर एक की जो लिस्ट होगी वो वेरी करेगी। ठीक है ना, तो जब आपकी चॉइस के ऊपर आ जाता है डाटा, तो उसको हम सेट्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं इसमें बोल दूं द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट हटा दूं, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड को हटा देता हूं, चलो अब क्या बनेगा, डिफिकल्ट वर्ड अगर हटा दिया तो मेरा क्या बनेगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हाँ, वो सेट्स बन सकता है। अगर आप सारे सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन ले लोगे तो एक चैप्टर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम सेट्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें बोल दूं द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, या इजी इजी बोल दूं, तो उसमें आपका जो क्या वो जो सेट्स नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपकी चॉइस के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब एक सिंबल होता है आपका बिलोंग्स का। यहाँ देखिए ये सिंबल होता है आपका बिलोंग्स टू, छोटा सा ई बनाना है, इसको कहते हैं हम बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। तो कई बार जैसे हमें ये दिया हुआ है कि मान लो सेट ए, आपको इसको कैसे यूज करना है, देखो सेट ए में आपको दिए हुए हैं 1 to 5 नंबर। ठीक है, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं। तो जैसे एक नंबर मैंने बोला कि ये 2 है, और यहां साइन छोड़ दिया इसे, और यहां सेट लिख दिया ए, तो हमें लिखना है 2 बिलोंग टू ए, तो बिलोंग का साइन लगा देना है। अगर मैं इसमें बोलूं 7 लिखता और यहाँ ए बनाता, तो हम लिखते हैं डज नॉट। डज नॉट के लिए क्या करना होता है, उस बिलोंग को काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो वो आ जाएगा डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है ना, तो ये एक सिंबल हमारे पास ये बिलोंग्स का होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, एनसीईआरटी के सभी ने एक्सरसाइज 1.1 के सभी ने क्वेश्चंस कर लिए। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास कुछ स्पेशल सेट्स के सिंबल भी बना रखे हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है, जैसे नेचुरल नंबर्स, ये मुझे बोलना है ये नेचुरल नंबर्स, तो इसके लिए मैंने कैपिटल एन बना दिया। अगर मैंने कैपिटल एन में इस तरीके से उसे बोल्ड कर दिया यहां से, तो मेरे को समझ जाना है कि वो मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं। इनको हम कहते हैं स्पेशल सेट्स। क्या कहते हैं, स्पेशल सेट्स। कि जहां मैं अगर कहीं यूज कर रहा हूं इस सिंबल को, तो मुझे समझ लेना है कि ये जो सेट्स है वो किसके लिए, ये जो सिंबल है वो किसके लिए डिनोट करता है, नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स के लिए जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे कैपिटल एन को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। बुक्स में भी बिल्कुल ब्लैक कर रखा होता है इसको, है ना। तो ये कुछ हम स्पेशल प्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे।
दूसरा, नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास क्या आते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम जेड बनाएंगे, और जेड का जो मिडिल पार्ट है, ये जो लाइन होती है, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, तो इसको हम कहेंगे अपने इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। अगर आप मुझे पॉजिटिव इंटीजर बोलने हैं तो मैं इसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा दूंगा, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर मुझे इसमें नेगेटिव बोलना है तो मैं इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगा दूंगा, दैट इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहां के बाद अब हम आते हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर। फिर उसके बाद हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर्स आते हैं। तो रैशनल नंबर्स के लिए हम क्यू को ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। तो जब आप बुक्स में अगर आप देखोगे प्रेजेंटेशन या किसी क्वेश्चन में इस तरीके से सिंबल यूज करे हुए हैं, तो इसका मतलब आपको अब क्योंकि आप 11th में आप आ चुके हो, तो ये जो सेट्स का जो आपको सिर्फ सिंबल दिखा देंगे आपको। ठीक है ना, आपको पूरा लिख के नहीं देंगे कि हम जो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं या कहीं और बात कर रहे हैं, आपको सीधा सीधा आपको नोट करा देंगे कि भाई ये हमारे नंबर सिस्टम में इस नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं। तो वहां से आपको सिंबल को देखते ही समझ जाना चाहिए कि हम कौन से नंबर सेट में बात कर रहे हैं। तो नाउ दूसरी बात देखिए, अब रैशनल नंबर्स के बाद आपके पास आएगा ये आई। ठीक है, आई का जो मिडिल पार्ट है उसको बोल्ड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इररेशनल नंबर्स। उसका हमारा नाम क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, हाँ, अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है तो जैसे हमने जेड में करा ऐसे हम रैशनल में भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम इरेशनल में भी कर सकते हैं। अगर हम आई पॉजिटिव लिख देंगे हम इरेशनल पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे, और रैशनल पॉजिटिव लिख देंगे तो रैशनल नंबर पॉजिटिव की बात कर देंगे। दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम कैपिटल आर से आर को थोड़ा ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास रियल नंबर्स का कलेक्शन। रियल नंबर्स के बाद हमारे पास क्या आने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसे करेंगे, सी जो आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये भी शायद आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं एक्चुअली, ये हमारे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब एक बात बताइए, आपको सभी को ये नेचुरल नंबर, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये सबको डेफिनेशन क्लियर है, या इसको भी एक्सप्लेन करूं आपके लिए कि भाई अगर आप किसी को भी डाउट है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स तो पूरा चैप्टर ही है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो इसमें यहां तक अगर आप किसी को डाउट है कि भाई ये होते क्या है, वो मुझे बता सकता है। एंड सिंगलटन सेट आएगा आपके पास, सिंगलटन सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट में क्या होगा, एम्प्टी सेट में बात होगी जो सेट आपका बिल्कुल जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी मतलब खाली से वर्ड है ना आपका, इसे नल भी कहते हैं। इसी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, NULL, नल सेट। अगर कहीं आपका लिखा हुआ है एम्प्टी सेट और नल सेट, इसका मतलब ये होता है, और उसका सिंबल होता है इस तरीके से, इसको हम सिंबलाइज करते हैं एम्प्टी सेट को, ये हमारा सिंबल हो जाता है। ठीक है, ये सिंबल है एम्प्टी सेट और नल सेट का। ठीक है, इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। मान लो मैंने एक सेट बना दिया ए, इसके अंदर सिर्फ ए ही एलिमेंट है। एक बात और बता दूं जो आप शायद नहीं बताई होगी आपको अभी तक, या बताई होगी, कोई बात नहीं उसमें। हमेशा जो आपके एलिमेंट्स होंगे, हमेशा जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। सेट्स के अंदर जो भी आपके, अगर आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हो एलिमेंट्स लिखने के लिए, वो अल्फाबेट्स हमेशा स्मॉल होंगे अगर आप सेट के अंदर एलिमेंट लिख रहे हो। और अगर 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 आप सेट का नाम लिख रहे हो वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे ए में मुझे लिखना है ये,
इस तरीके से लिखना है। तो ये मेरा क्या डिनोट करता है, ये मेरा सेट डिनोट करता है, और ये मेरा क्या डिनोट करेगा, ये मेरा एलिमेंट डिनोट करेगा। जो सेट्स के अंदर नंबर होते हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, ये बात भी आपको बता देते हैं। जो सेट्स के अंदर नंबर होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, और ये हमेशा एलिमेंट्स कैसे होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। अगर काउंटिंग नंबर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास ये अल्फाबेट्स में आपके पास है तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे। कैसे होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक है। और सिंगलटन सेट का मतलब होगा अगर एक ही अल्फाबेट यानी कि एक ही एलिमेंट उसके अंदर है तो उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नल सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नल सेट। ठीक है, तो अगर ये बोला जाए आपको, पहला ऑप्शन में आपको दूं, भाई बताइए, ए पार्ट आपको बोल रहा हूं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं आपको ऐसा सेट दूं, सभी ऑड नंबर बोलूं और जो ऐसे ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होते हो, तो क्या वो आप कैसा सेट बनेगा वो आपके लिए? क्या वो सिंगलटन सेट बनेगा, या उसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, वो किस तरीके का सेट बनेगा? चलो दो दो हिंट देता हूं, क्या वो सिंगलटन सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा? बताइए कैसे सेट बनेगा अगर मैं आपको बोलूं ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हो, तो कैसे सेट बनेगा ये आपके लिए? बिल्कुल सही, एम्प्टी सेट बनेगा। क्यों? ऐसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं जो दो से डिवाइड हो जाए। अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ऑड नंबर थोड़ी बनेगा, तो इवन नंबर बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फिर एम्प्टी सेट। कैसा सेट बना इसमें, ये एम्प्टी के लिए हम बोल दें। साइन पता लग गया ना आपको, एम्प्टी। और एक दूसरी बात, एम्प्टी के ऊपर कभी भी आप ऐसे सेट नहीं बनाओगे, ये नॉट अलाउड वाला केस है। क्योंकि एम्प्टी क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और अगर मैं उसको सेट के अंदर लिखूंगा तो एम्प्टी क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी को कभी भी इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना। कई बार आपसे पूछेगा विच प्रेजेंटेशन इज करेक्ट, तो उसमें आप देख लेना इस तरीके से भी चीजें दी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं, इसमें फॉर्म में प्रेजेंटेशन दिया है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x एक तो 5 से छोटा है एंड 7 से बड़ा है। तो बताइए कैसा बनेगा आपके सामने सेट्स, किस तरीके का सेट बनेगा ये आपके लिए? x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। कोई ऐसा नंबर हो सकता है आपके लिए जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। या तो वो 5 से छोटा ही होगा तो 7 से भी छोटा होगा, या फिर वो 7 से बड़ा होगा तो 5 से भी बड़ा होगा। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। तो यहां भी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। क्या आ जाएगा आपका आंसर इसमें भी? एम्प्टी सेट। ठीक है ना, इसको भी हम एम्प्टी सेट बोल देंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है